हे एवरीवन, दिस इज आस्था दुबे। लास्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस पढ़ने के बाद अब हमें समझना है फोटोसिंथेसिस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हमें सब कुछ पता चल गया फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है, किस साइट पे होता है एंड फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, उसके केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब समझना क्या है कि जो भी वर्ल्ड में सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, क्या सब में फोटोसिंथेसिस सेम प्रोसेस से होता है? प्रोसेस तो सेम होता है, पर डिफरेंस क्या चीजें होती हैं वो समझना है। तो सबसे पहला डिफरेंस हमें यही देखने को मिल जाता है कि डिजर्ट प्लांट्स क्या होते हैं। ठीक है, इन डिजर्ट प्लांट्स में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। वो कैसे? हमें पता है डिजर्ट प्लांट जहां पे होते हैं वहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन वाले प्लांट्स की अगर हम बात करें या फिर उन्हें हम कंपेयर करते हैं डिजर्ट प्लांट्स से, तो हमें पता है कि डिजर्ट में टेम्परेचर बहुत हाई होता है और वहां पे क्या है कि हमें एक चीज और पता है कि ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स में। ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो उसी स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन से बहुत सारा वाटर भी लॉस होता है। ठीक है, वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस भी होता है। तो अब इनके लिए बात क्या है कि जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे पानी वैसे ही बहुत कम है। ठीक है, रेगिस्तान में हमें पानी वैसे ही बहुत कम मिलता है, तो वहां पे क्या है कि ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी में। अब ये अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर करके रखा है, दिन के टाइम में ये स्टोमेटा अपना अगर ओपन करते हैं तो वाटर, जो भी थोड़ा बहुत पानी है इन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है, वो क्या होगा, वो वेपर के फॉर्म में ट्रांसपेरेट हो जाएगा। ठीक है, वेपर के फॉर्म में वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो अब इनके लिए तो प्रॉब्लम है कि भाई हमें फोटोसिंथेसिस भी करना है एंड हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत भी है, लेकिन तो हमें साथ ही साथ वाटर को भी हमारी बॉडी में बचा के रखना है। ठीक है, तो अब इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दिन के टाइम में या फिर सन के प्रेजेंट में जब टेम्परेचर बहुत हाई है, तो उस टाइम में ये अपने स्टोमेटा को ओपन कैसे करें, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इनमें प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमें पता है नॉर्मल कंडीशन में प्लांट्स क्या करते हैं, जब सनलाइट आती है, सन की रेज आएगी तो लीफ पे पड़ती है, डायरेक्ट उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरीके से है? ये हमारा डे टाइम है एंड दिस इज ड्यूरिंग नाइट। यहां पे हम एक लीफ बना लेते हैं जो डिजर्ट प्लांट की हो। अभी तो ये नॉर्मल लग रही है, हम इसमें थॉर्न दिखा देंगे। ये सारे क्या हैं, ये भी थॉर्न्स ही हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, ये हमारा डिजर्ट प्लांट है। ठीक है, डिजर्ट प्लांट में प्रोसेस बस थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिन के टाइम में स्टोमेटा ओपन कर नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी कंडीशन इनके लिए यही है कि दिन के टाइम में जिस भी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए ये स्टोमेटा को जैसे ओपन करेंगे, तुरंत ही लार्ज अमाउंट में वाटर लॉस होना शुरू हो जाएगा। और जो वाटर इन्होंने स्टोर किया हुआ होता है, रेगिस्तान में पानी तो है नहीं, ठीक है, तो वहां पे इन्होंने जो बचा कुचा पानी उसको स्टोर करके रखा हुआ है, वो पानी भी क्या होगा, ट्रांसपिरेट हो जाएगा, इवेपोरेट होके चला जाएगा। ठीक है, तो अब इनको वाटर भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए या फिर अपने सर्वाइवल के लिए भी इनको वाटर की जरूरत है। तो ये क्या करेंगे, उस वाटर को बचा के भी रखना चाहते हैं, इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, फूड का फॉर्मेशन भी करना है। तो ये सिंपली क्या करते हैं, ये अपने स्टोमेटा को रात के टाइम में ओपन करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होता है, स्टोमेटा opens
ड्यूरिंग नाइट। रात के टाइम में इन्होंने अपना स्टोमेटा ओपन किया। अब स्टोमेटा ओपन करेंगे, आउटर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड जो वाटर कुछ अमाउंट में इवेपोरेट होता है तो वो हो जाता है, लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका स्टोमेटा वाटर लॉस नहीं करेगा बहुत ज्यादा। यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में पहुंच जाएंगी, ठीक है। हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में उसी तरीके से नहीं रह जाएगा क्योंकि ये भी टॉक्सिक होता है, ये प्लांट्स को हार्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को एक इंटरमीडिएट में चेंज कर देते हैं, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में टर्म यूज हुआ है इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट का सिंपली मतलब है कि कोई रिएक्शन चल रहा था, ठीक है, और जो बीच में प्रोसेस आया, बीच में जो चीज बनी, मतलब सिंपली आप ऐसे सोचो, इंटरमीडिएट को कह कैसे सकते हो कि कोई प्रोसेस हो रहा है या फिर हम खाना बना रहे, खाना आधा पक गया तो वो इंटरमीडिएट वाला टाइम है कि वहां पे वो क्या है, आधा पका हुआ है, अभी ना ये शुरू की तरह है ना ही ये एंड हुआ है, ठीक है। ये बीच में जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट है। मींस क्या है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी था, इंटरमीडिएट, अभी फाइनली कुछ और बनना है, तो जो बीच वाली कंडीशन है, बीच वाला स्टेट है, उसी को हम इंटरमीडिएट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैलिक एसिड क्या है? मैलिक एसिड इज और इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे क्या है, दिन के टाइम में सनलाइट आई, सनरेज इस लीफ पे पड़ेंगी, ठीक है, इस लीफ पे सनरेज आती है, ये इस मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर देती है कार्बोहाइड्रेट में। यहां सिंपली हो क्या रहा है, दिन के टाइम में स्टोमेटा ओपन करना बहुत हार्मफुल होगा, ठीक है, तो रात के टाइम में स्टोमेटा ओपन होगा। जब ये पोर्स ओपन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है लीफ में। अब कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे लीफ में चेंज कर दिया जाता है मैलिक एसिड में। अब वो मैलिक एसिड एक इंटरमीडिएट है। फिर दिन के टाइम में जब सन की रेस पड़ती है लीफ पे, तो ये इस मैलिक एसिड की हेल्प से फूड का फॉर्मेशन करती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बस सिंपल सा मैकेनिज्म है, वही सेम चीजें हो रही हैं, बस दिन का टाइम ना होके कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा दिन के टाइम में डिजर्ट प्लांट्स में ओपन ही नहीं होते हैं, जब भी ओपन किया जाएगा तो लार्ज अमाउंट में वाटर का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस इतना समझ आता है, अब इसको हम पढ़ लेते हैं क्या है। डिजर्ट प्लांट में अभी जो हमने फिगर के थ्रू पढ़ा है, बस वही चीज है यहाँ पे। इन डिजर्ट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज कैप्चर्ड एट नाइट बिकॉज स्टोमेटा ओपन ओनली एट नाइट, ठीक है। नाइट में क्यों ओपन होता है, उसके पीछे का यही एक रीजन था कि वहां पे अगर दिन में स्टोमेटा ओपन हो जाता है तो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर वाटर लॉस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कौन है? एक मैलिक एसिड है, ठीक है। दिस इंटरमीडिएट रिमेन्स स्टोर्ड इन द लीफ, ठीक है, रात भर वो लीफ के अंदर स्टोर रहती है। फिर दिन के टाइम में जब सनलाइट होती है, एनर्जी ऑफ सनलाइट कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल एक्ट्स अपॉन दिस इंटरमीडिएट एंड कन्वर्ट इट इनटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर फोटोसिंथेसिस आपको पता है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो दिन के टाइम में हमें मिलता था, यहाँ पे रात के टाइम में स्टोमेटा ओपन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड तब हमें मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को इंटरमीडिएट के फॉर्म में लीफ में स्टोर कर लिया जाता है। इंटरमीडिएट क्या है? मैलिक एसिड है। एंड फिर उस मैलिक एसिड को जब सनलाइट आती है तो उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है हमें, 99% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट ऑफ प्लांट इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पता है कि वाटर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि वाटर का यूज सिर्फ 1% किया जाता है जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है। Only 1% is used in photosynthesis as a donor of hydrogen during light reaction, ठीक है।
लाइट रिएक्शन जब हो रहा होता है तो वहां पे हमें पता है सन की रेज आती है, ये वाटर होता था, सनलाइट आती थी एंड इसको फर्दर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर देती थी। ये ऑक्सीजन लीव्स से निकाल दिया जाता था, ठीक है, और इस ऑक्सीजन को हम इनहेल कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन जाता था फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। फूड का फॉर्मेशन यहीं से होना है। तो बस इसमें क्या है, इसी 1%, ये जो वाटर है ये क्या होता है, ये 1% वाटर है जो 100% वाटर रूट एब्जॉर्ब करके लाता है, ठीक है। प्लांट में रूट ने एब्जॉर्ब किया हुआ है, उसको क्या किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 99% वाटर को ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस किया जाता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से इवेपोरेट हो जाएगा वाटर एंड 1% सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यही ऑक्सीजन इवॉल्व होता है इस प्रोसेस में। तो इतनी चीज समझ में आ गई कि कभी भी हमें मालूम है कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इस फैक्टर का यूज सिर्फ 1% किया जाता है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है, at night carbon dioxide is not required for photosynthesis, so stomata are closed. This also prevents water loss through transpiration. अब यहाँ पे क्या है, रात के टाइम में, ये डिजर्ट प्लांट्स के लिए नहीं है, डिजर्ट प्लांट में कंडीशन रिवर्स हो जाती है, रात के टाइम में ही स्टोमेटा ओपन किया जाता है। नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो रात के टाइम में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स में स्टोमेटा बंद होते हैं एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी क्या होता है, रुका हुआ होता है। दिन में ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस होता है, लेकिन ये रिवर्स किसके लिए है, रिवर्स फॉर डिजर्ट प्लांट्स। अभी हमने पढ़ा है पीछे, डिजर्ट प्लांट में क्या होता है, यही कंडीशन रिवर्स कर दी जाती है। स्टोमेटा दिन के टाइम में कभी नहीं ओपन होते हैं। अगर दिन के टाइम में ओपन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और आउटर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हाई होने की वजह से ज्यादा अमाउंट में वाटर इवेपोरेट होने लगेगा, ठीक है। और वाटर का लॉस अगर वो कर देते हैं तो प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल है ये चीज कि उनके पास पानी बचेगा ही नहीं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, अगर हम देखें ट्रांसपिरेशन होता क्या है तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लो। ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर in the form of vapor. कभी भी अगर आपसे ये टॉपिक दे दिया जाता है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बार बार ट्रांसपिरेशन की बात आ रही है, तो आप सिंपली वहां पे क्या लिखोगे, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है, यही प्रोसेस ट्रांसपिरेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे मेनली क्या होता है कि रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं बहुत सारा वाटर, जो भी प्लांट को वाटर दिया जाता है, जो भी प्लांट को वाटर हम प्रोवाइड करते हैं या फिर नहीं भी प्रोवाइड करते, तो ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर जाइलम की हेल्प से ये सारे पार्ट्स में वाटर को पहुंचा दिया जाता है, इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड 1% जो फोटोसिंथेसिस में जरूरी है उसको ले लिया जाता है एंड फिर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू लीव्स में स्टोमेटा पाई जाती है, उस स्टोमेटा को ओपन करके वाटर को इवेपोरेट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हमें मालूम पड़ा अभी कि रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। रॉ मटेरियल्स थे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। इन दो रॉ मटेरियल को हमने पढ़ा। क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ अलग से रॉ मटेरियल्स दिए हुए हैं, क्या है समझते हैं। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्राइम रॉ मटेरियल है, लेकिन अब वाटर को और सारे मिनरल्स की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो सारे मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं एंड किस फॉर्म में मिलते हैं, हम ये समझते हैं।
Carbon dioxide and water are the prime raw material for the photosynthesis and the formation of carbohydrate. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था. बट बिसाइड्स दीज, अब इन सब के बाद भी प्लांट को और सारे मिनरल्स चाहिए. मिनरल्स कैसे? नाइट्रोजन हुआ, आयरन हुआ, मैग्नीशियम और अदर्स मिनरल्स. ठीक है, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड कुछ अदर मिनरल्स. किस चीज के लिए चाहिए? प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमारे पास दो रॉ मटेरियल थे. अब फोटोसिंथेसिस के अलावा प्रोटीन का सिंथेसिस होना है या फिर प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट नहीं है. तो जो अदर मिनरल्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या फिर उनके डीएनए को बनाने के लिए, ठीक है, तो वो सारे रॉ मटेरियल्स कैसे मिलते हैं? एंड अदर ग्रोथ सब्सटेंस. ठीक है, यहां से क्या बातें कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राइम रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो फूड का फॉर्मेशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. लेकिन इन सब के बाद प्लांट्स को न्यूक्लिक एसिड, एटीपी, प्रोटीन या फिर ग्रोथ सब्सटेंस के लिए और सारे मिनरल्स की जरूरत होती है. तो वो कैसे पाते हैं? ठीक है, दीज सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स. इस सब का आंसर बस एक में दिया है कि अब आप इसको नहीं दोगे या फिर ये एनवायरनमेंट से डायरेक्टली नहीं लेगा. ये क्या करते हैं? रूट से एब्जॉर्ब करेंगे इन मिनरल्स को एंड तब उसको पूरे प्लांट पार्ट में पहुंचाया जाता है. ठीक है, यहाँ पे है हमें मेनली नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना था. तो प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, वो प्लांट के लिए हार्मफुल है. तो इसमें क्या होता है प्रोसेस में? पहले नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनियम आयन में, अमोनियम से वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो एक नाइट्रोजन साइकिल पूरी बनती है और उसी नाइट्रोजन साइकिल के बाद जो प्लांट के लिए सुटेबल होता है, प्लांट नाइट्रोजन के उस फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे है कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास. दो मेन रिएक्शन कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? व्हाट आर टू मेन रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस? तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप में कंप्लीट होता है. पहला स्टेप क्या होता है कि वहां पे सबसे पहले सनलाइट आएगी एंड उस लाइट को लीफ ट्रैप कर लेती है. लीफ में ऐसा कौन होता है जो लाइट को ट्रैप करता है? हमें पता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोफिल लीफ में लाइट को ट्रैप कर लेंगे. ठीक है, पहला प्रोसेस ये हो जाता है, पहला स्टेप ये होता है. यहाँ पे भी लाइट एनर्जी को यूज किया जा रहा है. सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर को लाइट आती है, सनलाइट. ठीक है, पहले प्रोसेस में क्या होता है? लाइट को ट्रैप किया जाता है. लीफ है, सनलाइट आ रही थी, सनलाइट को क्लोरोफिल ने ट्रैप कर लिया. ठीक है, ये पहला स्टेप होता है. सेकंड स्टेप इसी में होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. H2O रहता है रिएक्शन में, सनलाइट आती है, ये रे इनको फर्दर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर देती है. ठीक है, यहाँ पे क्या है? 3 स्टेप्स होते हैं हमें पता है, लेकिन इन 2 स्टेप में क्या है? लाइट की बहुत इंपॉर्टेंस है. लाइट नहीं रहेगा तो लाइट एनर्जी को ट्रैप कौन करेगा, या फिर लाइट एनर्जी ट्रैप कैसे होगी अगर लाइट ही नहीं प्रेजेंट है? और लाइट एनर्जी आती है तो वहां से जो सनलाइट आएगी वो वाटर को स्प्लिट करती है. वाटर को स्प्लिट करने के लिए सनलाइट का होना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इन दोनों में लाइट यूज होता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन. एंड जो थर्ड स्टेप होता है इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन की हेल्प से CO2 रिड्यूस कर दिया जाता है. हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में लाइट एनर्जी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, यहाँ पे लाइट का कोई यूज ही नहीं है. तो ये जो 2 प्रोसेस होते हैं हमारे पास, ये होते हैं लाइट रिएक्शन. एंड ये लास्ट वाला कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन होता है.
ये डार्क रिएक्शन होता है। तो मेनली आंसर क्या है कि फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेज होते हैं, पहला लाइट रिएक्शन एंड दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमारे 2 स्टेप्स आते हैं एंड डार्क रिएक्शन में एक ही सिंगल स्टेप आता है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, या फिर आप उसको CO2 फिक्सेशन बोल सकते हो। इतनी बात समझ में आती है। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो रिएक्शन हमने पढ़ा यहीं पे है, सिंपली ये लाइट है हमारी, इसी तरीके से होता है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ये जो ग्रैनम होते हैं, हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तो लाइट रिएक्शन इसी ग्रैनम में होंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सनलाइट आएगी, क्योंकि हमें पता है ग्रैनम पे क्यों हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइट रिएक्शन ग्रैनम पे क्यों हो रहा है। ग्रैनम के एक स्टैक को जब आप उठाओगे, ठीक है, एक डिस्क को, उस एक सिंगल डिस्क को हम थैलाक्वाइड बोलते थे, एंड थैलाक्वाइड में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। तो लाइट एनर्जी आएगी, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल उस लाइट को ट्रैप कर लेंगे, ठीक है। तो लाइट को ट्रैप करने के लिए ये रिएक्शन ग्रैना पे होना इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला स्टेप होगा वो ग्रैनम पे होगा, एंड फिर हम बात करते हैं यही लाइट आती है, ये वाटर को फर्दर, ये लाइट इस वाटर पे पड़ेगी, तो इस वाटर को ये हाइड्रोजन यहाँ पे बनाती है एंड ऑक्सीजन बनाती है, जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाता है, ठीक है। यहां से फिर ये जो O2 है, O2 को बाहर निकाल दिया जाता है लीफ से, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसके बाद होते हैं सारे प्रोसेस स्ट्रोमा में, ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ग्रैनम में सारे प्रोसेस नहीं होने हैं, यहाँ पे सिंपली बाहर प्रोसेस होगा। तो इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन फिर फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के पास जाएगा, वहां जाके इनको रिड्यूस करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो यहां से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत सिंपल सा है कि जो डार्क रिएक्शन होते हैं, इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, यहाँ पे हमें पता है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन हो रहा है। लाइट रिएक्शन ऑकर्स इन ग्रैनम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये होता है ग्रैना में, एंड डार्क रिएक्शन जो होते हैं ये होते हैं स्ट्रोमा में, ठीक है। स्ट्रोमा में जो रिएक्शन हो रहा होता है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, उसे हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। एंड लाइट रिएक्शन जो होता है वो ग्रैना में होता है। क्यों ग्रैना में होता है, ग्रैना की जब एक डिस्क को आप उठाओगे तो उस एक डिस्क को हम थैलाक्वाइड बोलते हैं, एंड थैलाक्वाइड में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का वर्क करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द फैक्टर्स विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। अब सोचने वाली बात है कि बहुत सारे फैक्टर्स भी होंगे जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे होंगे। अफेक्ट करने का मतलब क्या है, इससे मीन क्या निकल रहा है इसका, कि सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर वाटर है, वाटर कितना अमाउंट में होना चाहिए, वाटर जितना फिक्स अमाउंट में होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वो चीज तो फिक्स होगी। क्या पता वाटर बहुत ज्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर वाटर बहुत कम अमाउंट में है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। या वहीं पे हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कितने अमाउंट में होना चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ज्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, एंड वो कम रहेगा तो भी प्रॉब्लम है। ऐसे ही क्या है, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर सुटेबल नहीं होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो भी क्या करेगा, उनको इन्फ्लुएंस करेगा। एंड फिर बचता है हमारे पास लाइट। अब लाइट किस इंटेंसिटी वाली गिर रही है ये भी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है, नेम द फैक्टर्स विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। अब समझना यही है हमें कि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर अगर दे रहे हैं तो कितने अमाउंट में वाटर चाहिए, अगर लाइट एनर्जी आ रही है तो किस इंटेंसिटी की लाइट उस पर फॉल करनी चाहिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होना चाहिए, एंड जो टेम्परेचर है
वो टेम्परेचर इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है कौन सा उसके लिए सुटेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मली बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सिंपली यही करना है कि यहाँ पे नेम बताना था, तो नेम है हमारे पास 4, लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर। यही 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो इनके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, लाइट में हम देखते हैं, लाइट में इंटेंसिटी मैटर करती है, फॉर लाइट इंटेंसिटी मैटर्स। अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वाटर बहुत कम अमाउंट में नहीं होना चाहिए, तो क्या हुआ 1% ही फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है, लेकिन वहां पे वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में होना जरूरी है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज दैट कि स्टोमेटा है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एंटर कर रहे हैं एंड यहाँ पे वाटर क्या है कुछ कम ही अमाउंट में है, तो क्या होगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू जैसे स्टोमेटा ओपन होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ आएगा, इधर से कुछ नहीं जाएगा, इधर से भी कुछ अनयूजुअल गैसेस जाती हैं एंड वाटर भी ट्रांसपिरेट हो जाते हैं, वाटर भी इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कम अमाउंट में वाटर है तो जितना फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो 1% भी क्या होगा लॉस हो सकता है, तो यहाँ पे इनको एक फिक्स्ड अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, वाटर कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो CO2 एक फिक्स अमाउंट में है, बहुत ज्यादा अमाउंट टॉक्सिक रहेगा, ठीक है। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक टॉक्सिक गैस है। अब अगर ये टॉक्सिक है तो ये प्लांट्स के लिए यूजफुल कैसे है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लांट के लिए भी यूजफुल नहीं है, ये प्लांट के पास जाती है पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद क्या होता है, इनका कोई काम नहीं होता, इनको फिर रिमूव कर दिया जाता है या फिर ये यूटिलाइज कर लिए जाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लांट में एंटर कर गया, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लांट को भी ये हार्म करेंगे, बिकॉज इनकी कैपेसिटी या फिर इनका आइडेंटिफिकेशन ही क्या है, ये बहुत टॉक्सिक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये प्लांट को भी हार्म कर देंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक फिक्स अमाउंट में जाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर में आपको बहुत ध्यान लगा के समझना है कि टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज, ठीक है। टेम्परेचर की इंटेंसिटी अगर धीरे धीरे इंक्रीज करे तो बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत हायर टेम्परेचर नहीं चाहिए। क्या चीज इनके लिए हार्मफुल होगी, हायर टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करे बट स्लोली, ठीक है, ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन जैसे ही हायर टेम्परेचर हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस को ये स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना क्या था कि सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन आपका ये आएगा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो फैक्टर्स के नेम आप याद कर लो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है कि ये किस तरीके से इनको इनहिबिट कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिलीज्ड इन लाइट रिएक्शन, ठीक है। अभी हमने सारे प्रोसेस पढ़े तो विदाउट आंसर सीइंग, ठीक है, बिना आंसर देखे आप इस चीज का आंसर दे सकते हो कि कौन सा ऐसा सोर्स है फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। वहां पे क्या है, जो वही 1% वाटर है, वही 1% वाटर क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, तो यहाँ पे है वाटर। वाटर वो सोर्स है जो ऑक्सीजन को लाइट रिएक्शन में रिलीज करता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब होता है लाइट के प्रेजेंस में लिसिस, लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होना, ठीक है। तो लाइट के प्रेजेंस में कौन ब्रेक होता है, ये जो वाटर है, इनके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, सन रेज के जाते ही ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट कर जाता है, ब्रेक हो जाता है।
तो यहाँ पे इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है, दिमाग लगाना ही नहीं। अगर आपको वो रिएक्शन याद है, आपने फोटोसिंथेसिस अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो ये फटाफट आंसर आ जाएगा। वो सोर्स कौन सा है? सोर्स है वाटर, जो लाइट रिएक्शन में स्प्लिट होता है, ठीक है, एंड फर्दर ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था इंपॉर्टेंट। डिजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कुछ डिफरेंट वे में होता है। डिफरेंट क्या है? इनका स्टोमेटा दिन के टाइम में ना ओपन होके रात के टाइम में ओपन होता है। रात के टाइम ओपन होने का रीजन है क्योंकि दिन में क्या है, हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर का इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगा, एंड डिजर्ट में वैसे ही वाटर की बहुत कमी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फटाफट इन सारों लोगों का क्विक रिवीजन कर लेंगे। जितने भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़े हैं फटाफट उनका क्विक रिवीजन करेंगे। सो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच।